So I will just begin this session. तो एक इंसान अपने जीवन काल का लगभग 20% विद्यालय में अध्ययन और मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास करते हुए व्यतीत करता है। ऐसे में विद्यालयों का समाज के प्रति, और चूंकि विद्यालय अपने विद्यार्थियों से ही जाने जाते हैं, अतः समाज का विद्यालय के प्रति योगदान किसी सभ्यता की महत्वपूर्ण इकाई होती है। विद्यालय सामाजिक संतुलन का आवश्यक स्तंभ है। जैसा कि आरटी एक्ट का लक्ष्य है कि हम प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाएं, तो हमारा समाज इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। We and you together for a better tomorrow। तो आज के इस पैनल डिस्कशन में मैं पूजा, सरकारी स्कूल.in की प्रशिक्षु, आप सभी का सरकारी स्कूल और नेशनल लीगल एड सोसाइटी उड़ीसा की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ श्री राजेश लावनिया जी हैं, जो कि एक सरकारी शिक्षक हैं और एट प्रेजेंट ये सिविल इंजीनियर के नाते समग्र शिक्षा अलवर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि ये एक शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुए, लेकिन जब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात आई तो इन्होंने स्वयं आगे आएंगे और इस दिशा में आज ये कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। हमारे दूसरे पैनलिस्ट श्री अशोक अग्रवाल जी सीनियर एडवोकेट हैं तथा ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली के ये प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट श्री लालजी तिवारी जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल घोड़ावल सोनभद्र यूपी विद्यालय के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सर। समय की पाबंदी है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल राजेश सर से है। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी हम अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए विद्यालय की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ही जाती है। यही वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मिसिंग होता है। तो सर, मेरा सवाल है कि सरकार और समाज एकजुट होकर कैसे सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके थ्रू शिक्षा को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू अभिषेक जी, और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी आयोजनकर्ताओं को आपका शुक्रिया कि आज हम शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम यहाँ निकलेंगे। आपने अभी मेरा इंट्रोडक्शन कराया। चूंकि आज मैं सर्व शिक्षा या समग्र शिक्षा में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूं, इससे पूर्व मैं एक शिक्षक भी था। मेरी क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा थी। 89 में मैंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा पास आउट करने के बाद मुझे प्राइवेट जॉब किया और उसके बाद प्राइवेट जॉब करते करते शिक्षा विभाग ने एक वैकेंसी निकाली लेबोरेटरी असिस्टेंट की। लेबोरेटरी असिस्टेंट की सैलरी और मैं जहां प्राइवेट जॉब कर रहा था लगभग एक ही थी, तो मुझे लगा कि मुझे मेरे घर एक स्कूल में नौकरी करनी चाहिए और मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में हुआ। लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में एक सेकेंडरी स्कूल में जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने वहां जाकर देखा कि लैब के कोई इक्विपमेंट वहां नहीं है, किसी तरह का कोई सामान नहीं है, तो मेरे पास कोई काम उस स्कूल में नहीं था। उस स्कूल में मुझे कार्यालय का काम दिया गया और चूंकि काम करने की मेरी आदत थी तो कार्यालय का काम मैंने बखूबी किया, स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन किया। थोड़े दिन बाद वहां जिला शिक्षा अधिकारी जी की एक विजिट हुई और मेरे काम को जब उन्होंने देखा तो मुझे वो अपने कार्यालय ले गए, यानी कि मुझे अपने कार्यालय में काम करने के लिए कहा। सैलरी मेरे स्कूल से उठी और कार्यालय में मैंने काम किया। 97 तक मैं इसी तरह से रहा, कभी स्कूल में और कभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। तो स्कूल का मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं हो पाया, लेकिन 97 में एक फिर ऐसी घटना घटी कि हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट सरप्लस हो गई और हमें टीचर बना दिया गया। तो एक शिक्षक के रूप में मुझे जिला मुख्यालय के ही एक सेकेंडरी स्कूल में यानी 1 से 10 तक के स्कूल में पोस्टिंग मिली और तब मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है।
जिस स्कूल में मुझे पोस्टिंग मिली वहां 10 क्लास थी और 5 कमरे थे। टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं थी। कमरों के पीछे एक गली थी, उसमें सब बच्चे और स्टाफ टॉयलेट जाते थे। ना कोई चार दीवारी थी, ना कोई पानी पीने की सुविधा थी। पड़ोस में जलदाय विभाग की एक टंकी थी, सभी बच्चे वहां से पानी पीकर आते थे। बरसात के दिनों में छत टपकती थी, फर्श खुदी हुई थी। यानी कि आरटी से पूर्व सरकारी शिक्षा का एक सबसे बुरा दौर था। और मुझे लगा कि हर साल जो यहाँ नामांकन घट रहा है, समुदाय बिल्कुल सरकारी स्कूलों से नेगेटिव था। हम किस आधार पर समुदाय से बात करें? मेरे अंदर का इंजीनियर बुलबुला रहा था। अचानक फिर सर्व शिक्षा अभियान ने एक इंजीनियर की वैकेंसी निकाली और मुझे लगा कि तुझे जॉब बदलना चाहिए। और मैंने वहां अप्लाई किया और एक इंटरव्यू के बाद मुझे सर्व शिक्षा अभियान में इंजीनियर की नौकरी मिली। जैसे ही मैंने सर्व शिक्षा अभियान में ज्वाइन किया तो वहां वर्क कल्चर अलग तरह का था। कुछ मेरे लिए सब कुछ नया था। मुझे अलवर जिला मुख्यालय और उसके एडजॉइनिंग रूरल, जिसमें जिला मुख्यालय पर शहर में 100 स्कूल थे और एडजॉइनिंग जो ब्लॉक था उसमें 300 स्कूल थे। वहां मुझे पता चला कि 25 स्कूल शहर में ऐसे हैं जो कोई धर्मशाला में चलते हैं या किसी मंदिर में चलते हैं या पेड़ के नीचे चलते हैं। और जो रूरल एरिया था उसमें भी लगभग 25 या 30 स्कूल ऐसे थे जो किसी धर्मशाला में चलते थे या किसी के निजी मकान में चलते थे। पूरे ब्लॉक की जब सर्वे की तो सर्वे करने के बाद पता चला कि बहुत सारे स्कूलों में कमरों की आवश्यकता है, चार दीवारी की आवश्यकता है, ज्यादातर स्कूल में शौचालय नहीं है। थोड़े दिन बाद सर्वे के बाद कुछ सैंक्शंस जारी हुई और एक सैंक्शन अलवर शहर की जारी हुई। एक स्कूल जो एक मंदिर में चलता था, यूआईटी अलवर ने उसको एक 372 स्क्वायर यार्ड जमीन दी थी। तो 372 स्क्वायर यार्ड बहुत थोड़ी सी जमीन होती है। 1 से 8 तक स्कूल बनाना वहां संभव नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन जब मैं उस स्कूल में गया और मैंने देखा कि वो स्कूल एक मंदिर में चल रहा है, लगभग 50 बच्चों का वहां नामांकन था। और मैंने देखा कि स्कूल की घंटी तो यहाँ कम बजती है और मंदिर का घंटा वहां ज्यादा बज रहा था। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई का किस तरह का माहौल होगा। और 30-35 बच्चे मुझे वहां बैठे हुए मिले। मैंने संस्था प्रधान से बात की, स्टाफ से बात की और एसएमसी के कुछ लोगों को बुलाया और उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जो स्कूल के लिए अलॉट हुई थी। मैंने जाकर देखा, इस मंदिर से थोड़ी सी नजदीकी वो जगह थी, एक कचरे का ढेर। वो जगह यूआईटी ने दी थी क्योंकि शहर में सबसे बड़ी समस्या है जगह की। जब हम वहां पहुंचे और मोहल्ले वालों को पता चला कि यहाँ एक स्कूल बनाया जाएगा तो मोहल्ले वालों को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि ये कचरे का ढेर हट जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि मात्र 2 कमरे यहाँ सैंक्शन हुए, 8 क्लास 2 कमरों में कैसे चल पाएंगी? यही प्रश्न समिति एसएमसी वालों ने और स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने मुझसे किया। तो मेरी भी ये समझ से बाहर था। मैं ऑफिस गया और मैंने ऑफिस में ये सब जाकर बात बताई। क्योंकि मैं नया नया था, ज्यादा जानकारी मुझे थी नहीं। तो ऑफिस में मुझे बताया गया कि धीरे धीरे यहाँ टॉयलेट भी सैंक्शन होंगे और अन्य कमरे भी सैंक्शन होंगे। तो टॉयलेट का जब मैंने नक्शा देखा तो टॉयलेट की यूनिट कॉस्ट मात्र 20,000 थी और 20,000 में 3 यूरिनल, एक डब्ल्यूसी और 6 फीट ऊंची दीवार और ऊपर से खुला हुआ। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था कि यहाँ अगर 2 टॉयलेट इस तरह के बन जाएंगे तो किस तरह से ये स्कूल बनेगा। स्कूल में थोड़ी सी जगह है और 8 क्लास किस तरह से चल पाएंगी। अधिकारियों से जब मैंने पूछा तो मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन मेरे जो साथी इंजीनियर थे जो अन्य ब्लॉक में थे, मेरे सीनियर थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और उनका जवाब था कि जैसा नक्शा है वैसा आप बना दो, स्कूल नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतित था कि एक नया स्कूल बनेगा और उस स्कूल का फायदा अगर बच्चों को नहीं मिला, कम्युनिटी को नहीं मिला, तो ये सब बेकार हो जाएगा। मैं घर गया, इस चिंता में घर जाकर मैंने उस स्कूल की एक ड्राइंग बनाई, पूरा एक 3D व्यू बनाया, एक अच्छा सा लुक स्कूल का आया। और दूसरे दिन में फिर वापस ऑफिस गया और मैंने मेरे अधिकारियों को वो ड्राइंग दिखाई।
3D व्यू जब दिखाया तो उनको पसंद तो आया, लेकिन फिर वही प्रश्न था कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में जो राशि स्वीकृत है उससे ज्यादा पैसा इसमें लगेगा। फिर मैं स्कूल गया, स्कूल के टीचर्स के सामने मैंने बात रखी। स्कूल में एक वर्षा रानी आहूजा अध्यापिका थी, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आप पैसे की चिंता मत करो, आपने ये नक्शा बहुत अच्छा बनाया है, पैसे का इंतजाम हम करेंगे। फिर मैं स्टाफ के साथ वहां के मोहल्ले में गया और पड़ोसियों से हमने बात की, तो पड़ोसियों ने भी आश्वासन दिया कि आप तो बनाओ, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। और हमने बड़े कॉन्फिडेंस से जब वहां एसएमसी के साथ स्कूल का निर्माण शुरू किया, तो वो निर्माण आधा ही हुआ था, इतने में 2 टॉयलेट की सैंक्शन और आ गई, और फिर 10 दिन बाद 2 कमरों की सैंक्शन और आ गई। यानी कि ग्राउंड फ्लोर का काम कंप्लीट सैंक्शन हो चुकी थी, और ग्राउंड फ्लोर हमने एक नए तरीके से नक्शे के अनुसार जब हमने बनाया, तो गर्मियों की छुट्टियों में वो हमारा काम पूरा हुआ। और जैसे ही जुलाई में स्कूल खुले, तो उस भवन की सुंदरता को देख के वहां 200 का नामांकन हो गया। यानी कि 50 बच्चे पहले उसमें नामांकित थे, और 200 बच्चों का नामांकन देखकर मोहल्ले वाले भी खुश हुए और स्टाफ भी खुश हुआ। और अगस्त के महीने में हमारे राज्य मुख्यालय से मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर महोदय की जब विजिट हुई, तो उन्होंने देखा कि 4 कमरों में 200 का नामांकन, तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने एक आदेश जारी किया कि फर्स्ट फ्लोर पे भी 4 कमरे बना दिए जाएं। तो 4 कमरे हमने फर्स्ट फ्लोर पे बनाए। लगभग 5.5 लाख रुपए का सहयोग हमें कम्युनिटी से मिला, स्टाफ से मिला, थोड़ा सा पैसा मेरा स्वयं का भी लगा, लेकिन स्कूल इतना अच्छा बना, एक मॉडल के रूप में डेवलप हुआ कि वहाँ वाटर कूलर, कंप्यूटर, सभी कमरों में पंखे, बिजली फिटिंग, सब कुछ शानदार एक मॉडल के रूप में जब स्कूल डेवलप हुआ, तो उसका नामांकन दूसरी साल 350 हो गया। यानी कि 7 गुना नामांकन बढ़ना एक बड़ी बात थी। वहां के समाचार पत्रों ने उसको कवर किया, और ये खबर जब जयपुर मुख्यालय पर पहुंची, तो तत्कालीन कमिश्नर जो आईएएस थी श्रीमती वीनू गुप्ता जी, उस स्कूल को जब देखने आई, तो देखने के बाद उनको भी ताज्जुब हुआ, और जयपुर जाकर उन्होंने मुझे और वर्षा रानी आहूजा जो शिक्षिका थी, उनको एक अवार्ड दिया विभागीय। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही प्रोजेक्ट में अगर मुझे राज्य मुख्यालय से कोई अवार्ड मिला है, तो मेरा जो मनोबल था वो कितना होगा। मैं यहाँ पीपीटी के जरिए आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, ये एक मंदिर में संचालित स्कूल था, और यहाँ जो साइट आप देख रहे हैं कचरे का ढेर, ये कचरा यहाँ से हटा दिया गया था। यहाँ हमने एक शानदार स्कूल मॉडल के रूप में बनाया। अखबारों की ये कटिंग आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दूसरे स्कूल की एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा कि ये भी अलवर शहर का ही एक स्कूल है। इसका नामांकन 104 था, और जिस तरह से आप स्कूल की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ असामाजिक तत्व शाम को मदिरा सेवन करते थे, और सुबह ये बालिकाओं का स्कूल है, बच्चियों को शराब की बोतलें उठानी पड़ती थी। यहाँ भी एक संस्था प्रधान की जगह खाली थी, एक नई प्रधानाध्यापिका ने ज्वाइन किया, वो 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में उनका प्रमोशन हुआ, और संस्था प्रधान के रूप में उनका एक पहला स्कूल था। और जब पहले स्कूल में उन्होंने ज्वाइन किया, तो वहां के जिला शिक्षा अधिकारी ने आकर कहा कि यह स्कूल देखकर मेरी आत्मा रोती है। और उन मैडम को भी लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने स्टाफ के साथ मीटिंग की, एसएमसी के साथ मीटिंग की, और उस मीटिंग में 11,000 रुपए एचएम ने स्वयं ने दिए, और देखते ही देखते स्टाफ ने भी कुछ पैसे दिए, और 50,000 रुपए इकट्ठा हुआ। और 50,000 रुपए इकट्ठे होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, स्कूल का एक प्लान तैयार किया, और मुझे ये आश्वासन दिया कि पहले पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, आप तो स्कूल का प्लान बनाओ और काम हम करेंगे। हमने वो एक प्लान बनाकर काम शुरू किया। 4-5 महीने में एक शानदार स्कूल वो बना। स्कूल का नाम है
गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी शिवाजी पार्क स्कूल। शिवाजी पार्क एक अलवर शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी इस मायने में है कि यहाँ जो सारे मकान हैं वो लोअर इनकम ग्रुप यानी LIG के हैं, और नाम उसका शिवाजी पार्क था। लेकिन मैंने देखा कि इस पूरे शिवाजी पार्क में किसी तरह का कोई पार्क नहीं है, तो हमने एक निश्चय किया कि स्कूल में एक पार्क शिवाजी के नाम पर बनाया जाएगा। एक शानदार पार्क हमने बनाया, पूरे स्कूल को डेवलप किया। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा भी यहाँ 1 लाख रुपए का रिपेयर कार्य सैंक्शन जारी हुई, और कम्युनिटी ने और अनेक दानदाताओं ने यहाँ बढ़ चढ़कर मदद की। सभी बच्चों के लिए यहाँ फर्नीचर उपलब्ध कराया, और यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टाफ ने भी अपना एक स्वेच्छा से ड्रेस कोड निर्धारित किया, और उसी साल इसका जो नामांकन बढ़ा वो 317 यानी कि पहले 104 था, और लगभग 3 गुना से ज्यादा यहाँ का नामांकन बढ़ा और 3 से 17 हो गया। पहले ही साल में राज्य स्तर का स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार इस स्कूल को मिला। अब मैं अगले स्कूल की बात करूं कि इस स्कूल में एनरोलमेंट 3 था, 3 तो केवल कागजों में था, बाकी नामांकन 0 था। और पहली बार जब मैं इस स्कूल में गया तो ये एक प्राइमरी स्कूल था, नामांकन यहाँ कोई था नहीं, ना कोई टीचर मुझे मिला, और गांव वालों ने मुझे बताया कि टीचर अपने घर रहता है और यहाँ कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है। ये स्कूल सड़क से 4 फीट नीचे था। मैं वहां से लौट आया कि नामांकन अगर 0 है तो यहाँ क्या करना है, लेकिन 1 महीने बाद मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि यही स्कूल प्राइमरी से और मिडिल हो गया, यानी 1 से 5 तक था, 1 से 8 तक हो गया। तो मुझे भी लगा कि बिना नामांकन के 108 तक स्कूल हो जाना। लगभग 1 महीने बाद जब मैं यहाँ गया तो नया स्टाफ लग चुका था, और लगभग 15-20 बच्चे इस स्कूल में बैठे हुए थे। मैंने स्टाफ से बात की तो स्टाफ ने मुझे बताया कि यहाँ गांव वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ का नामांकन बढ़ना मुश्किल है। मैंने स्टाफ से कहा कि गांव वालों को बुलाएं आप, तो बड़ी मुश्किल से 2-4-5 लोग आए, चूंकि वो रोड पे स्कूल था। एक उत्साही टीचर था अभय सिंह यादव, उन्होंने गांव वालों को बुलाना शुरू किया तो 5-6 लोग आ गए। गांव वालों से जब मैंने बात करना शुरू किया तो उनका भी था कि ये गांव नहीं सुधर सकता और यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर में ही मैं गांव वालों से मिलजुल गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 घंटे हो गए, मुझे भी भूख लग रही है, कुछ राबड़ी वगैरह तो मंगाओ। तो थोड़ी सी आत्मीयता उन लोगों से हुई, और बातचीत के दौरान वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, मुझे उनका नाम याद है, रामस्वरूप जी गुजर। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में कहा कि जयहिंद साहब, अगर पड़ोस में जो स्कूल वाला डेहरा बना है उस तरह का स्कूल आप बनाएं तो हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। तो मैंने उन गांव वालों से कहा कि मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे आपका केवल यहाँ बैठना चाहिए, पैसा सरकार देगी, स्कूल आप लोगों को बनाना है, बस यहाँ चोरी नहीं हो और आप ईमानदारी से इस स्कूल को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ बनाते हैं। तो उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया और सरकार से यहाँ पैसा जारी हुआ, और ये आप एक शानदार स्कूल देख रहे हैं, इसमें कम्युनिटी का बड़ा सहयोग रहा है। 4 फीट गहरा ये गड्ढे में था, कम्युनिटी ने सारा स्कूल का भरत किया, और इसमें एक कमरा वो जो रामस्वरूप जी गुजर थे उन्होंने बनाया, और बाउंड्री वाल और गेट बनाने में भी गांव वालों ने मदद की। बोरिंग की समरसेबल खराब थी तो एक गांव वालों ने समरसेबल डाली, और जहां नामांकन 0 था वहां 135 का नामांकन इस स्कूल में हुआ। यहाँ आप एक अगला स्कूल देख रहे हैं, ये एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहाँ 282 का नामांकन था, और स्कूल रिनोवेशन के बाद में 487 का नामांकन था, यानी कि 79% नामांकन में यहाँ वृद्धि हुई। यहाँ सहगल फाउंडेशन एक NGO है, उनके द्वारा ये स्कूल रिनोवेट किया गया, और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का सहयोग कम्युनिटी से मिला। ये स्कूल आप देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये समाचार पत्रों में छपा था, सभी प्रादेशिक समाचार पत्रों ने ये छापा था। अलवर शहर का ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन नाम है
तो मैंने कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह का एक स्कूल देखा था, तो मुझे काफी दिनों से लग रहा था कि इस तरह का एक स्कूल रेलवे स्टेशन को डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल रेलवे स्टेशन स्कूल के पास एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, उनकी अपनी एक फाउंडेशन है, RDNC मित्तल फाउंडेशन। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि मैं इस तरह का इस स्कूल को थीम देना चाहता हूं। तो मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया, और जब यहाँ इस स्कूल का रिनोवेशन हमने किया तो पूरे हिंदुस्तान में ये सुर्खियों में रहा, और नतीजा ये रहा कि इस स्कूल में इतना नामांकन आया। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल खुले तो नामांकन की भीड़ लग गई, और स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं थी। एक विवाद भी यहाँ इस बात का हुआ कि बैठने की जगह नहीं है, तो प्रिंसिपल साहब ने एडमिशन लेने से मना किया, और वो काफी बड़ा विस्फोट रहा। उसके बाद राज्य सरकार ने यहाँ 5 कमरों का निर्माण कराया। इस तरह से हमने लगभग 2008 से और आज तक मेरे ब्लॉक में मोर देन 100 स्कूल चाइल्ड फ्रेंडली बनाए, एक मॉडल के रूप में विकसित किए। और इस रेलवे स्टेशन की सफलता के बाद मैंने एक प्रस्ताव, चूंकि यहाँ के अलवर शहर के जो दानदाता थे या अन्य लोग थे, अधिकारी थे, उनकी एक डिमांड थी कि आपने ट्रेन बना दी तो अब एक हवाई जहाज भी स्कूल में बनाओ। चूंकि हवाई जहाज एक नई चीज है, लोग और हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं वो केवल आकाश में उड़ता हुआ उसको देखते हैं। तो कुछ नयापन लाने के लिए मैंने एक प्रपोजल सैगल फाउंडेशन को दिया। मैंने घर उसकी ड्राइंग तैयार की, डिजाइन तैयार की, एस्टिमेशन किया, और सैगल फाउंडेशन ने मेरी बात को, मेरे प्रपोजल को स्वीकार किया। और अलवर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर, जहां रोड भी नहीं है, वहां हमने एक स्कूल को सेलेक्ट किया, और गांव वालों के साथ मीटिंग करके गांव वालों ने भी इस स्कूल में लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग किया। और न केवल एक हवाई जहाज के रूप में कक्ष बनाया, उसमें स्मार्ट क्लासरूम बनाई, और पूरे स्कूल को रिनोवेट किया। यहाँ बहुत सारे बाग बगीचे, पेड़ पौधे हमने लगाए, वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। लगभग 1.5 लाख लीटर के टैंक बनाए गए, जो सारा वर्षा का पानी है वो इकट्ठा होगा, और रिचार्ज वेल बनाए गए। यहाँ का जो नामांकन बढ़ा वो लगभग 39% बढ़ा, और पूरे हिंदुस्तान में ये सराहा गया। इसके बाद सैगल फाउंडेशन को भी खुशी हुई। सैगल फाउंडेशन ने मुझे अब प्रपोजल दिया, पहले मैं प्रपोजल उनको देता था, अब उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया कि एक एजुकेशन क्रूज और बनाइए। ये वही स्कूल है जिसमें ये हवाई जहाज नुमा स्मार्ट क्लासरूम आप देख रहे थे। पहले इसकी ये स्थिति थी, और उसके बाद हमने पेड़ पौधे लगाए, गांव वालों ने काफी सहयोग किया। अब वहां के बाग बगीचों को गांव वाले और स्टाफ संभालता है। एक अच्छी ग्रीनरी वहां हुई है, पूरा एक सकारात्मक वातावरण वहां बना है। तो सैगल फाउंडेशन ने मुझे जब एजुकेशन क्रूज का एक प्रपोजल दिया, तो मैंने क्रूज की ड्राइंग तैयार की, उसकी डिजाइन तैयार की, उसका एस्टीमेट निकाला, और हमने अलवर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक स्कूल सेलेक्ट किया। और न केवल वहां हमने क्रूज बनाया, बल्कि पूरे स्कूल को रिनोवेट किया, वहां भी हमने बाग बगीचे लगाए। बहुत ही शानदार। लावण्या जी, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, चूंकि समय की पाबंदी है इसलिए हमें रोकना पड़ रहा है। नहीं तो आपने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और हमारा समाज इससे बहुत लाभ पहुंचा है, हमारे समाज को, और आगे भी हमारे समाज को इससे वो लाभान्वित होते रहेंगे। अब जल्दी इसको खत्म कर रहा हूँ। ये हमने एजुकेशन क्रूज बनाया। ये डबल स्टोरी है, इसमें ऊपर एक्टिविटी रूम है और नीचे स्मार्ट क्लासरूम है, और ये स्कूल का अन्य पार्ट। यहाँ एक और स्कूल जो गांव वालों से और एक NGO की सहायता से हमने डेवलप किया, और ये और स्कूल, एक लाइब्रेरी को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि बच्चों को आकर्षण बड़े लाइब्रेरी के प्रति। और यहाँ हमने गर्ल्स टॉयलेट के रूप में एक स्वच्छता वाहिनी बनाई, और इसकी खास बात यह है कि जैसे ही हमने ये स्वच्छता वाहिनी बनाई, स्कूल के एक 6वीं क्लास के लड़के ने इसका एक मॉडल बनाया, और वो मॉडल जब मुझे दिखाया
तो मैंने उसको सराहा पूरे स्टाफ के बीच में और बच्चों के बीच में। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ इस तरह के मॉडल बनाए। एक स्कूल में पूरा कमरा भर गया, यानी कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी है, लेकिन हमें चाहिए कि उनको हम मोटिवेट कर पाए। यहाँ एक स्कूल आप देख रहे हैं, एक गांव वाले ने ये जगह दी थी, ऊपर जो दिखाई दे रही है, जो स्वयं झोपड़ी में रहते हैं, और ये जमीन खरीद कर दी, और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ये हमने एक स्कूल बनाया। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, तो ये मेरे ब्लॉक का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। एक सुंदर सा मॉडल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत सारे स्कूलों में हमने बाला से संबंधित काम किए हैं। प्ले एलिमेंट, और यहाँ एक बच्चों की फिसल पट्टी जो मैंने अभी बनाई है एक स्कूल में, एक जिराफ की तरह दिखती है। बहुत सारे स्कूलों में हमने प्लांटेशन किया, बच्चों को पर्यावरण जागरूक किया। और ये टॉयलेट में आप एक इंसिनरेटर बच्चों के लिए देख रहे हैं। लगभग सभी स्कूलों में हमने बिजली के या मैनुअल इंसिनरेटर बनवाए हैं। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि 41 स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने बनाए थे, जिसमें मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा हूँ। बाकी ग्राम पंचायत ने और जलदाय विभाग ने अनेक स्कूलों में बनवाए। तो पिछले साल का एक डाटा हमने कलेक्ट किया था कि 41 स्कूलों में 1.15 करोड़ लीटर पानी हमने सेव किया, क्योंकि अलवर जिला डार्क जोन में आता है और पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ है। एक आंकड़ा मैं 30 स्कूलों का बता रहा हूँ, हालांकि आंकड़े इकट्ठे करने के लिए हमने ये काम नहीं किया। मोर देन 54% नामांकन रिनोवेशन के बाद बढ़ा। न केवल मेरे उमरेड ब्लॉक में 100 स्कूल से ज्यादा हुए, बल्कि पूरे जो जिले में 300 या 400 स्कूल इस तरह के हो गए हैं। मुझे IAS अकादमी मसूरी में भी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, और उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अभियान जो पिछले साल शुरू हुआ था, बाला की पहली सेमिनार मिर्जापुर संभाग में मेरी और मेरे साथी इमरान भाई की हुई थी। और उसके बाद चित्रकूट में और राज्य स्तर पर लखनऊ में भी एक हमारी कार्यशाला हुई थी। मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की, कि जो मान सम्मान उन्होंने हमें दिया और जो क्रिएटिविटी उनके अंदर थी, वाकई तारीफ के योग्य है। इतने सारे काम करने के बाद कुछ अवार्ड भी मुझे मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की ओर बढ़ेंगे। मेरा दूसरा सवाल अशोक सर से है। सर, एज एन एक्टिव सिटीजन यू हैव वर्कड अ लॉट and given your contribution in the development of government school. Therefore, I request you to please share few suggestions for how government and society together can work to improve the quality education of government schools. अशोक सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा, हाँ, मेरे को नहीं पता था कि आप मेरे को याद कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल आ रही है। आ रही है? जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। तो देश में बहुत सारे अच्छे मन के लोग, इनोवेटिव लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ करते भी हैं, और कुछ नमूने पेश भी करते हैं। लेकिन क्या वो नमूने देश की रियलिटी है क्या? तो और क्या पूरे देश को वो रिप्रेजेंट करती है क्या? ऐसा नहीं है। कोई एनजीओ ने कहीं खर्च करके कोई एक बिल्डिंग बना दी, कोई नमूना बना दिया, अब उसकी पब्लिसिटी हो रही है। तो दिक्कत ये होती है कि अगर वो चीज सारे थ्रू आउट नहीं होती है तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है, और एक तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट करती है। कि आपने जैसे दिल्ली के अंदर भी हम ले लें तो 5 स्कूल जो है वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, 17 स्कूल जो है वो RVV भी है, और ये दोनों स्कूल जो है बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बाकी 15 लाख बच्चे सैकड़ों स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी स्थिति क्या है?
है। तो इस तरीके की जो बहुत सारी चीजें होती हैं अच्छी होती हैं, लेकिन ये एक तो रिप्रेजेंट नहीं करती कंट्री को, और दूसरा जो है वो सब यूनिवर्सल नहीं होती। तो और मैंने जैसे कहा कि ये कंफ्यूजन और इल्यूजन्स हैं, और लोगों में एक मतलब अजीबोगरीब मतलब लटकाव वाली फीलिंग देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं और अच्छा काम करते हैं और अप्रिशिएट करना भी चाहिए, लेकिन हमें पूरा एक सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। आज देश में जो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि कितनी बुरी हालत है उसके अंदर है। आज जो सरकारी स्कूलों में हालात ठीक ना होने के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में भी आपने देखा कि पिछले तो 20 साल के अंदर ये सब लड़ाई चल रही है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, लेकिन अभी जो पेंडेमिक हुआ है इसमें तो बिल्कुल ही कमाल हो गया है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं पेरेंट्स को, और पेरेंट्स की हालत जो है पतली हो गई है। और पेरेंट जो है इंटरेस्टिंगली ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो समझता है कि प्राइवेट स्कूल छोड़ दूंगा तो गवर्नमेंट स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं है, और गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में रहूं कैसे। तो एक तरीके से बहुत बड़ी दुविधा के अंदर जो है ना हमारा पेरेंट जो है ना वो उलझा हुआ है। दूसरी तरफ अभी हम देखें कि जो सर आपकी माइक म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है सर। पीछे की भी नहीं आई क्या? थोड़ा सा हमने शायद 1 मिनट मिस किया होगा मुश्किल से, अभी आ रही है। अच्छा ओके ओके ओके, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। तो मतलब अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखते हैं तो बहुत ही खराब हालत है। और अभी डिसेबिलिटी के ऊपर बात हो रही थी, डिसेबल्ड बच्चों के ऊपर, तो कितने बच्चे, करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं और वो सब लेफ्ट आउट हैं। और अभी पेंडेमिक के अंदर तो आपने देखा कितना एनरोलमेंट जो है, ऑलरेडी एनरोलमेंट घट रहा था और घट गया है सरकारी स्कूलों के अंदर। तो एक अजीब सी स्थिति जो है ना देश के अंदर इस टाइम स्कूल एजुकेशन की है। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई है 220 की, 2020 की, और कहा कि हम तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, खुला बढ़ेंगे, और जो लोग अच्छी रेगुलर एजुकेशन नहीं ले सकते वो अपना जो है ओपन स्कूलिंग में चले जाएं, स्पेशल स्कूल्स को प्रोत्साहन देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की जो मेरा कहने का मतलब नटशेल में ये है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है ना, और सारी प्रॉब्लम का इलाज सरकारें हैं। और सरकारों ने अपना ध्यान जो है ना वो पिछले सालों से लगातार गवर्नमेंट स्कूलों से हटाकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ ही बढ़ा दिया है। अब सरकारी जो लोग हैं उनको रीएम्बर्समेंट भी मिल जाती है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, उनको रीएम्बर्समेंट मिल जाती है। मैं उन रीएम्बर्समेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो रही है कि जहां पर जो बिल्कुल मार्जिनलाइज, फर्दर मार्जिनलाइज वो बच्चे जो है आज हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर हैं, और उनमें भी कितना ड्रॉप आउट है। डिसेबल्ड बच्चों की तो जबरदस्त ड्रॉप आउट है। और जो अभी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो पेंडेमिक के अंदर और बहुत बड़ा नंबर बढ़ गया। और अभी पता नहीं जो असेसमेंट होगा प्रॉपरली कि इस इकोनॉमिक स्लो डाउन के अंदर या ब्रेक डाउन के अंदर जो है हमारे देश में जो गरीब लोगों के बच्चे थे जो स्कूलों में जाते थे वो कितने जो है चाइल्ड लेबर की फौज के अंदर भर्ती हो गए हैं। तो ये पूरा अजीबोगरीब स्थिति है। और हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट जो ये कर रही है सारा कुछ कि सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दो और प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर दो, ये सारा एक डेलिबरेट डिजाइन है, बहुत ही डेलिबरेट डिजाइन है जो काफी सालों से चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। और हम उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं कि कितने हिंदुस्तान में स्कूल्स बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए हैं, कितनी एनरोलमेंट्स कम हो गई हैं। दिल्ली जैसी सरकारी स्कूल जहाँ इतना प्रोपोगंडा होता है स्कूलों का, वहां पर लाखों की तादाद में जो है वो एनरोलमेंट कम हो गई है। तो इसमें और एक चीज हमें ये समझनी पड़ेगी
कि देश में जो लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और जो बच्चे करोड़ों की तादाद में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूल एज में है, जिन लोगों को स्कूल के अंदर आना है, वो सब की होप, ओनली होप जो है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल है। इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल को जो है, हम ये कहें कि कोई बात नहीं है, खत्म हो जाने दो, प्राइवेट स्कूल तो है, लोग अपना कर लेंगे, इससे चलेगा नहीं। हमें गवर्नमेंट स्कूल को जो है स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा अगर हम इस देश के बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल्स में जो मनमानी तरीके से लूट हो रही है, जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सारे प्राइवेट स्कूल अच्छे नहीं है, कुछ परसेंटेज अच्छे हैं, बाकी तो सब बोलते हैं बजट स्कूल्स हैं और उनकी बहुत सारी की स्थिति तो गवर्नमेंट स्कूल जैसी या गवर्नमेंट स्कूल से भी खराब है। तो वो जो मतलब गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल में जो लूटपाट है ना, उसका भी इलाज उसका भी जो इलाज है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथन करने से है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को स्कूल को स्ट्रेंथन करना है तो हमें गवर्नमेंट से जो है ना भिड़ंत करनी पड़ेगी, कन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को हमें जो है टारगेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। अभी दिक्कत क्या होता है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की लाइन में जो लोग काम करते हैं, और बहुत सारे एनजीओज भी हैं, वो भी सरकारी गाना गाते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसमें हमें कौन से लोग हैं जो प्रेशराइज कर सकते हैं? हम लोग जनरली बोलते हैं कम्युनिटी इंटरवेंशन इन स्कूल एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी का स्कूल में एक इंटरवेंशन होना चाहिए। अभी आप देखो ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट में बनाई, वो बड़ा अच्छा आइडिया था कि अपने पावर को जो है, एक तरीके से पावर को जो है स्कूल से या गवर्नमेंट से आप पेरेंट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आप रियलिटी में देखिए कि वो जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज है कैसे काम कर रही है, सारी सरकारी पैटर्न पे काम कर रही है। कुछ मतलब ऑलमोस्ट उसका जो जिसका जो ऑब्जेक्टिव था, मुझे लगता है काफी जो है वो डिफीटेड है। तो सरकार के ऊपर हम प्रेशर कैसे डालें? सब लोगों को सरकार के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको तो अपना काम करना ही है, लेकिन सरकार पे प्रेशर अगर हम नहीं डालेंगे तो ये सरकारी स्कूल कभी ठीक होने वाले नहीं है। और उसके लिए क्या है, अभी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है, वैसे तो जो लोगों का एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, वो ऐसा नहीं है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से पहले हुआ है, उससे भी पहले था। राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से एक तरीके से कोडिफिकेशन हो गई है। राइट टू एजुकेशन आने के बाद जो है लोगों में अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई है, चर्चा ज्यादा होने लग गई है, कोर्ट में केसेस आने बढ़ गए हैं। तो कुछ चीजें अच्छी हुई है, अवेयरनेस हुई है, डिमांड बढ़ी है, लेकिन सप्लाई साइड सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को जो है ना इंटरवेंशंस करनी चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे इंटरवेंशंस करनी चाहिए। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो खुद सफर कर रहे हैं, मुझे लगता है वो उनको भी आगे आने की जरूरत है, पेरेंट्स को आगे आने की जरूरत है, और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। मैं ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि सरकार को जब तक आप कटघरे में नहीं खड़े करोगे, अभी मैंने आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि एक इलाके के अंदर, एक इलाका है, उसके अकेले इलाके के अंदर 188 बच्चों ने उन्हें अपने नाम लिख के दिए हैं, जिनको दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल एक या दूसरा बहाना लगा के है कि तुम्हारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर कोई वो नहीं है, रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है, तुम्हारा फलाना कागज नहीं है, फलानी बात नहीं है, उम्र ज्यादा हो गई है, तुम मतलब इस तरीके से बहाने लगा के दिल्ली में सरकारी स्कूल दाखिला नहीं दे रहा है। ये 187-88 बच्चे जिनकी आज मैंने लेटर, कापासेड़ा एक इलाका है, उसके बच्चे हैं ये, और कितने ही बच्चे हैं जिनके हमें हर साल कोर्ट में मुकदमे डालने पड़ते हैं। किसी को ओवर एज पे आउट कर देते हैं, किसी को कहते हैं तुम्हारा तो गैप है 1 साल का, किसी को कहते हैं तुम 2 साल जो है वो फेल हो गए हो इसलिए स्कूल से बाहर हो जाओ। तो ये जो एपैथी है, मतलब एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जैसी भी वहां की व्यवस्था है उसमें भी पढ़ने की हमें इजाजत नहीं है। तो ये एक बहुत ही घटिया एक सिस्टम है जिसके खिलाफ हमें बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से एक फायदा ये हो सकता है, जो हम अक्सर सजेस्ट करते हैं कि आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां के लोकल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट जो है, दीवानी अदालत है, उसमें पेरेंट जा सकता है।
और पेरेंट अगर खुद छोटी सी पिटीशन डालता है और खुद खड़े रहता है, उसमें वकील की भी जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि और क्या शिकायतें होंगी उसके अंदर कि स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है, स्कूल में बिजली नहीं है, स्कूल में बिल्डिंग खतरनाक है। अभी हमने पिछले साल हरियाणा के बहुत सारे स्कूलों को मैंने फिजिकली जो है जाके चेक किया, हजारों बच्चा कई कई सालों से डिक्लेयर्ड डेंजरस स्कूल बिल्डिंग्स में पढ़ रहा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? आज आप एक या दो स्कूल को आप दिखा देते हैं कि ये तो एक्सीलेंट स्कूल है, देखिए इसमें तो स्विमिंग पूल भी है। क्या दिखा रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ ये सब बड़ी शर्मनाक हरकतें हैं जो आप कर रहे हैं। बजाय कि हर स्कूल में स्विमिंग पूल हो, हर स्कूल की बिल्डिंग बढ़िया हो, हर स्कूल में पूरे टीचर हो, हर स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन हो, एक एटमोस्फियर हो एजुकेशन का। हिंदुस्तान में एक भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं हो। आज 10 करोड़ से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनको स्कूल में होना चाहिए है। तो ये स्थिति हमें लेने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो पेरेंट्स को, अगर हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं या थोड़ा सा हमारे में कॉन्शियसनेस है, तो हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए कि वो नजदीक के जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उसमें जाके अपना केस दाखिल करें और खुद खड़े हो। अगर और चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाए उसके अंदर। अगर इस तरीके से पूरे देश में सैकड़ों हजारों केसेस लोअर लेवल के ऊपर, लोअर कोर्ट लेवल के ऊपर आते हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार जो है ना काफी मतलब हिलाई जा सकती है। और जब तक आप सरकार को हिलाएंगे नहीं, अगर सिर्फ आप उनके गुणगान ही गाएंगे, अब सरकारों के पास जो है मीडिया उनके हाथ में है, सब प्रोपेगेंडा मशीनरी उनके पास में है। वो एक स्कूल में एक कुछ अच्छा सा काम करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने तो हिंदुस्तान के सारे स्कूलों में ऐसा कर दिया है। तो आप sorry to interrupt you, but sir, sorry to interrupt you, but we are running short of time. Please conclude. I'm finishing. तो मैं नटशेल में यही कहना चाहता हूँ कि वेज एंड मीन्स है जिसमें हमें गवर्नमेंट को जो है ना, गवर्नमेंट को कॉर्नर करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंट करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। सहन शक्ति से काम नहीं चलेगा, हमें जो है थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। जब अगर हम सरकार के ऊपर जो है जिसमें कोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे वेज एंड मीन्स है जिसमें हम गवर्नमेंट को जो है एक तरीके से कहीं लाइन में ला सकते हैं, तभी इंप्रूवमेंट होगा। अदरवाइज कोई इक्का दुक्का कोई अच्छा सा स्कूल बना दे, कुछ कर दे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें गवर्नमेंट्स को पूरी तरीके से ना एक्सपोज करना पड़ेगा और इसमें बच्चे और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि उनको अपनी लड़ाई जो है सड़कों पे लड़ने की जरूरत है, कोर्टों में लड़ने की जरूरत है, तभी कुछ हम जो है ना कुछ बदलाव ला पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा तीसरा सवाल लालजी सर आपसे है कि अक्सर विद्यालयों की तरफ से यह शिकायत रहती है कि समाज अपनी भागीदारी विद्यालय के विकास में नहीं निभाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन सर आप तो अपने आप में अनूठे हैं, आपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को रियल सेंस में समझा है और आप बहुत एक्टिव भी रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे समाज को आगे आकर अपनी भागीदारी सरकारी विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को डेवलप करने के लिए निभानी चाहिए। कृपया हमें संक्षेप में बताएं सर। लालजी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। आवाज? यस सर। हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर आप बोलिए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ कि सर अक्सर विद्यालयों की तरफ से यह शिकायत रहती है कि समाज अपनी भागीदारी विद्यालय के विकास में नहीं निभाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन सर आप बहुत अनोखे हैं, आपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के रियल सेंस को समझा भी है और बहुत एक्टिव रहे हैं आप। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे समाज को आगे आकर अपनी भागीदारी सरकारी विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को डेवलप करने के लिए निभानी चाहिए। कृपया हमें संक्षेप में बताएं सर। अनम्यूट कर लीजिए लालजी तिवारी जी। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। किसी की मदद ले लीजिए।
लालजी तिवारी जी जब तक जुड़ते हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आप सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हैं और क्या शानदार काम किया। इनका प्रेजेंटेशन हम सोच रहे थे कि खुद ही दिखाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। अभी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो। जी जी, अभी आवाज आ रही है, सर आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आप ना वो उंगली दब जा रहा है आपका, वो जो माइक पे हाथ रखे हुए ना उससे उंगली दब जा रहा है, आप मत दबाइए उसको। अभी ओपन कर दीजिए और उसके बाद फिर स्टार्ट करिए। सर आपकी माइक म्यूट है सर, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आप नहीं होता है तो ना ये ईयरफोन निकाल के बोलिए अच्छे से। ईयरफोन निकाल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए और फिर बोलिए। मोबाइल हाथ में पकड़ के बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब बोलिए। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए। ओहो, क्या हो रहा है? ये अनम्यूट बार बार हो जा रहे हैं, म्यूट हो जा रहा है इनका। जी अब बोलिए। जी बोलिए। सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए लाल जी, फिर से म्यूट हो गया। बहुत दिक्कत हो रही है। लालजी तिवारी जी, आपके पास अगर कोई व्यक्ति है तो उनको कहिए एक बार अनम्यूट करके। वो मोबाइल में पता नहीं क्यों म्यूट हो जा रहा है बार बार। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, आपको भी परेशानी हो रही है। हेलो जी अब बोलिए, अब ये आवाज आ रही है, अब मत छूइए उसको। चला नहीं पड़। जी अब बोलिए, अब बोलिए, सही है। हेलो जी जी, अभी बोलिए, अभी बोलिए। चल रहा, आवाज आ रही है? बिल्कुल यस सर, आ रही है। नहीं कुछ आई नहीं आवाज। आ रही है, आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। बोलिए लालजी तिवारी जी, बोलिए। अनम्यूट कर। म्यूट हो गया। अरे यार बड़ा दिक्कत, थोड़ा म्यूट हो गया फिर से। अभिषेक सर आप ना अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद बोलते जाइए। आपकी आवाज आ रही है, हमें स्पष्ट आ रही है। बस आप अनम्यूट कर लीजिए और फिर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। नहीं जा रही है? आ रही है, आ रही सर, है, आ रही है। बोलिए बोलिए। आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो भी बात कर सुन रहे थे उसमें कहा गया कि ये सरकार की सारी जिम्मेदारियां हैं। हम मेरा कहना है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जला दें। अगर हम समाज को लेकर के समाज में अपना विश्वास उत्पन्न कर ले तो समाज को लेकर के विद्यालय के इसमें काफी अच्छा काम किया जा सकता है। अभी हम जिस विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं उस विद्यालय की स्थापना 26 छात्रों को की गई थी। वहां के विधायक माननीय अनिल कुमार मौर्य द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। हम लोगों को लगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों में दिए रहे हैं वो सारा कुछ हम भी दे सकते हैं। फिर हम लोगों ने समाज के लोगों को एक साथ जोड़ करके उनके अंदर ये भावना विकसित करने का प्रयास किया कि विद्यालय हमारा है, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं और इसमें हमको वो सारी सुविधाएं देनी है जो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं और दे करके जिसके माध्यम से हमारा शोषण करते हैं। हमारा योग्य शिक्षक थे। हमने अपने अभिभावकों की मीटिंग का एक कोर कमेटी का हम लोगों ने गठन किया। उनसे हम लोगों की वार्ता शुरू हुई। वार्ता में हुआ कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में तमाम डेस्क, बेंच, ऑडियो सब लगे हुए हैं, हम अपने यहाँ भी लगवाएं। और हम लोगों ने अपने यहाँ सारा काम समाज के सहयोग से किया। एक काम हमने शुरू किया था कि विद्यालय का संवाद, अध्यापकों का संवाद अभिभावकों के साथ निरंतर होना चाहिए। नियमित संवाद से समस्याओं का समाधान होता है। ये मानते हुए
हम लोगों ने किया है कि हम लोग महीने के आखिरी शनिवार को सारे अभिभावक, अध्यापक और बच्चे मिलेंगे। हम लोगों ने एक बैठक किया। उस बैठक में हम लोग ये तय करते थे कि किस बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, जो नीचे है वो ऊपर कितना बढ़ा है, जो ऊपर है वो किस स्थिति पर खड़ा हुआ है। फिर उन बच्चों को प्रोत्साहित करना, और साथ साथ हमने एक प्रयास ये भी किया कि गार्जियन के अंदर कंपटीशन की भावना क्रिएट हो। हमारा बच्चा बढ़िया पढ़ ले, हमारा बच्चा खूब अच्छा निकले, इसके लिए उनके अंदर जिज्ञासा जागृत करना, एक कंपटीशन की भावना जागृत करना कि अमुक अभिभावक का बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया पढ़ने, तो हमारा भी बच्चा इस स्टेज पर आए, ऐसा मान करके हम लोगों ने उसको करना शुरू किया। और उसका परिणाम में आया, जब बच्चों के साथ साथ अभिभावकों में कंपटीशन की भावना आ गई कि हमारा बच्चा बढ़िया पढ़े, बढ़िया लिखे। हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन किया, समाज सहयोग लिया, उन अभिभावकों ने भी देना शुरू किया। हम लोगों ने पीटीएम शुरू करवाया, शुरू में मॉर्निंग असेंबली हमने शुरू करवाया। मॉर्निंग असेंबली में सारे बच्चे जाते थे, अभिभावक आते थे, तमाम अभिभावक उसमें आगे खड़े होते थे, देखते थे, उस क्रियाकलाप को देखते थे, समझते थे। उसका परिणाम ये होता कि अभिभावकों के अंदर जिज्ञासा जगी कि हम लोग अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनके समतुल्य ले आ रहे हैं। एक समस्या हम लोग सामने जरूर आई कि हमारा विद्यालय जो था वो नगर पंचायत का था। नगर पंचायत का ध्यान विद्यालय की तरफ बहुत अच्छा नहीं था। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने आते थे, करीब 13-14 किलोमीटर दूर तक के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने आते हैं। गार्जियन उनको प्रतिदिन बाइक से लेकर के पहुंचाने आते हैं, छुट्टी के बाद उनको लेकर के वापस जाते हैं। उसमें उनको मध्याह्न भोजन व्यवस्था कराना, ये सारी चीजें करना, ये सब कुछ हम लोग करते। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि अभिभावक हमारे इतने जागरूक हो गए, इतने विश्वसनीय उनके अंदर आगे विद्यालय के प्रति कि 17-18 में हमारे मात्र 26 लड़कों से विद्यालय हमारा शुरू हुआ था। पहले सत्र में 126 लड़के आ गए। 17-18 के हमारे सामने की कमी हो गई कि हम बच्चों को कहाँ से लें, और ये बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या हो गई कि हम लड़कों को एडमिट कर लेंगे तो कहाँ करेंगे। 171 की संख्या हमारी हो गई थी। अब उस 71 की संख्या को बैठाने हमारे पास जगह नहीं थी। हम लोगों ने फिर व्यवस्था किया। अगले साल हमारे यहाँ संख्या 211 हुई। भीड़ बढ़ गई प्रवेश लेने वालों की कि हमारे पास जगह नहीं थी, शिक्षक की कमी हो गई। आज की डेट में हमारे यहाँ 266 बच्चों का एनरोलमेंट हो चुका है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है। कायाकल्प योजना में विद्यालय का कायाकल्प होना है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो चुका है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत में बहुत सक्रिय नहीं है। और इस सक्रियता न होने के कारण विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। शौचालय बन रहा है, अभी बाकी है, अभी रनिंग में बनना शुरू हो गया है। और कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि शिक्षा हमारा मूल उद्देश्य है सबका, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और सरकार, सबका उद्देश्य है कि विद्या पढ़े, बच्चा पढ़े, हर बच्चा पढ़े, ठीक से पढ़े, अच्छा पढ़े। तो सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। अभिभावक को अपनी जिम्मेदारी, अभिभावक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा सही समय से सही तरीके से विद्यालय में पहुंचे, उसका ड्रेस ठीक हो, कपड़ा लत्ता उसका साफ हो, ड्रेस पहन करके जाए, सही पहन करके जाए, सभी के साथ जाए, समय से जाए, उसका होमवर्क पूरा हो, घर में जो गृह कार्य उसको दिए गए हैं करके लेके जाए। अब एक समस्या है हमारे सामने, ग्रामीण शिक्षा का प्रतिशत यहाँ बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों से कहा कि हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? हमने एक रास्ता दिया कि आप केवल यह देखिए कि बच्चा आपका शाम को लालटेन लेकर के, दीपक जला करके, बल्ब जला करके बैठा है और बैठ करके 1 घंटे आधे घंटे कुछ काम आप देख रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। तो इसका परिणाम ये होगा कि कुछ लिखना शुरू करेगा। और इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम आया कि बच्चों ने खूब बढ़िया से पढ़ना शुरू किया। हम बच्चों को हर महीने पुरस्कार देते थे, जो सबसे कमजोर था उसको भी प्रोत्साहन पुरस्कार देते थे कि अगर ये तुमको दे रहे हैं इतना से इतना करके अगले महीने में, तो हम तुम्हें इतना और पुरस्कार देंगे। और जो टॉप पर था उसको भी पुरस्कार दिया। प्राय बच्चों की स्थिति ये होती है कि जो बच्चा कमजोर होता है वो स्कूल में पीछे बैठता है, तेज लड़के बेंच पर बैठने का प्रयास करते हैं और बैठते भी हैं। हमने एक सिस्टम बनाया विद्यालय में कि विद्यालय के बच्चों के बैठने की व्यवस्था रोटेशन में होगी। एक ही जगह पर नहीं बैठेगा, कोई केवल अगली बेंच पर बैठेगा, कोई केवल पिछली बेंच पर, ऐसा नहीं होगा। सारे बच्चे रोटेशन में घूमते रहेंगे।
तो जो कमजोर बच्चा है वो भी टीचर के ठीक सामने आएगा, और जो अच्छा लड़का है वो भी एकदम पिछली वाली ब्रेक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अध्यापक की निगाह सभी बच्चों पर समान रूप से रहने, और इसके परिणाम स्वरूप सभी बच्चों में लगभग समान विकास होना प्रारंभ हो गया। क्षेत्र गरीब है, ग्रामीण क्षेत्र है, समस्या अर्थ की भी आती है, हमारे अभिभावकों के सामने आती है। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी थे, एक्स्ट्रा ड्रेस भी रखे थे, लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया ऐसे अभिभावकों से जो इस बर्दाश्त कर सकते, जिनकी सहन शक्ति थी, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उन्होंने विद्यालय का सहयोग किया, और उस सहयोग के माध्यम से हमने उन अपने तबके के, गरीब तबके के अभिभावकों का सहयोग किया। उनके बच्चों के लिए उनका ड्रेस देना, उनको किताब कापी देना, उनके लिए साबुन देना, साफ सुथरा उनको रखने का प्रयास करना, ये सब कुछ प्रयास हम लोग विद्यालय के तरफ से भी अभिभावक करने लायक नहीं थे, उनके लिए हम लोगों ने करने का प्रयास किया। हमारे शिक्षक भी काफी उत्साहित रहे, और इन लोगों ने इतना अच्छा सहयोग किया विद्यालय का, पढ़ने से लेकर के, माने एकेडमिक से लेकर के, अनुशासन तक लेकर के। भाई देवे मान लीजिए अगर 2-3 दिन तक नहीं आया तो हमारा कोई न कोई अध्यापक घर अक्सर जाता है, टेलीफोन से वार्ता लेता है कि बच्चे की तबीयत खराब है, क्या हुआ, कैसा है, क्यों विदिन नहीं आ रहा है। यथासंभव समस्या को हम समाधान करने का भी प्रयास करें। हम लोगों ने ये प्रयास पूरा किया कि समाज विद्यालय से जुड़े, और इस रूप में न जुड़े कि हमारा वहां बच्चा केवल पढ़ता है, बल्कि यह मान ले कि विद्यालय मेरा है, और मेरा माने मतलब तभी होगा जब वो विद्यालय के लिए कुछ करेगा, समर्पण का विद्यालय के प्रति होगा, तो वो मान लेगा कि विद्यालय हमारा है, और विद्यालय के लिए अपने को समर्पित कर देगा, तन मन धन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां लगेगा। हम लोग प्रारंभ किया, पीटीएम प्रारंभ किया हमने मातृ समेत। हमको लगा कि माएँ ही मूल जड़ हैं, जहां से बच्चे तैयार करके पढ़ लिख करके घर से बाहर निकलते हैं, तो उनको तैयार करना, समय से उनको साफ रखना, उनकी कॉपी किताबें सही ढंग से, ये सारी व्यवस्था करना माताओं का काम था। तो हमने एक मातृ सम्मेलन का भी आयोजन प्रारंभ किया, जिसमें सीधे सीधे हम लोग बच्चे माँ से बात करते थे कि आपके बच्चे के अंदर एक कमी है, इसको क्या दिखा रही है, परेशानी क्या है, विद्यालय की तरफ से कोई परेशानी तो आप बताओ। हम उनको सजेस्ट करते थे कि आप करना क्या है। जैसे एक बात है संस्कार की, बच्चों में अंदर संस्कार होना चाहिए। संस्कार मेरा मानना है केवल पढ़ाने से नहीं होता, संस्कार दिया जाता है और दे वही सकता है जिसके पास होगा। अभिभावकों से हमने आग्रह किया कि आप अपने को परिवार में भी उसी हिसाब से रखिए जिस तरह से आप बच्चे को अपना रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अगर उसको आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो ठीक से रहिए, अन्यथा ना हो तो मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ अक्सर लोग पान गुटखा खाया करते हैं। हमने बार आग्रह किया कि आप लोग बच्चों के सामने कतई मत खाइए, या तो दीजिए। अगर बाय द वे खाना आपकी बाध्यता है तो कम से कम बच्चे के सामने इस तरह का कोई भी भोजन या कोई भी पदार्थ आप न खाएं जो बच्चे के लिए स्वास्थ्यकर न हो या उस पर बुरा प्रभाव डाले, उसकी आदतें खराब हों। इसका भी प्रभाव अभिभावकों पर था। और मैं बता दूं कि यहाँ एनुअल फंक्शन जैसे हम लोग किया, वार्षिकोत्सव, एक हम लोग कहे कि हम लोग वर्ष में एक बार वार्षिकोत्सव करेंगे, बड़ा टैलेंट उसमें दिखाई देगा। क्षेत्र के तमाम लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, अधिकारियों को आमंत्रित किया, और सारे लोगों ने अपने विद्यालय के बच्चों के प्रतिभा को देखा वहां, और उसका परिणाम हुआ कि विद्यालय की काफी सराहना इस क्षेत्र में हुई। समय समय पर जब कभी हमारे स्कूल की समस्या आती है, हम लोग जिलाधिकारी से, मुख्य विकास अधिकारी से, बेसिक शिक्षा अधिकारी से, हमारी कमेटी के लोग जाते हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी समस्या बताते हैं, समस्या का समाधान होता है। एक लोगों ने और करने का प्रयास जरूर किया था, जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो जो समस्या विद्यालय की होती थी, जो आवश्यकताएं होती थी, प्रयास करते थे कि वह अभिभावकों के तरफ से आए और समाधान भी उन्हीं से लिया जाए। जैसे उन्होंने बताया कि समस्या है कि हाथ धोने के लिए जगह कम है, बच्चों को सही कम था, तो कैसे तो ठीक किया जाए, तो टोटी लगाई जाए, टोटी की संख्या बढ़ाई जाए, कहाँ से है, सरकार का फंड नहीं है, चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो आपस में सबने कंट्रीब्यूट किया और कंट्रीब्यूट की व्यवस्था हो गई। उसके लिए कोई अलग से बहुत एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ा। जब समाज जिस आवश्यकता को महसूस करता है, इस चीज की आवश्यकता है विद्यालय के लिए, उसको वह देने का भी प्रयास करता है और स्वयं अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से, स्वतंत्र मन से, खुले विचार से दे देता है। विश्वसनीयता का संकट नहीं होना चाहिए। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। अभिभावक, अध्यापक और एमसी का एक दूसरे के साथ समन्वय, एक दूसरे का अच्छा व्यवहार और अच्छा विश्वास होना चाहिए। हमारे पास आज की तारीख में लोग 42,000 रुपया एसएमसी का अभिभावकों का है। सरकार के अभिभावकों का पैसा 42,000 रुपया हम लोगों के पास भी है, जिससे किसी भी क्षण, किसी भी जरूरत को, किसी हम रखते हैं कि अगर बाई देवे
कोई लड़का है किसी तरीके से अस्वस्थ हो गया है विद्यालय का, अभिभावक की स्थिति तत्काल ऐसी है कि उसको इलाज दिया जा सके, आर्थिक संकट में है, हम उस फंड को उस बच्चे के काम में ले आ सकते हैं। हमारी योजना ये है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति है आप हमको बताइए, यथासंभव हम आपकी मदद करेंगे, विद्यालय आपकी मदद करेगा। विद्यालय एक परिवार है और परिवार का धर्म होता है कि सब एक दूसरे की मदद करें, तो जो करने लायक जितना होगा उतना उसकी हम मदद भी करने का प्रयास करते हैं। इसके कारण भी हमारी विश्वसनीयता विद्यालय के प्रति लोगों का ध्यान और बढ़ा। अभी संख्या हमारे पास कम है, 266 है, लेकिन बस रहने की जगह नहीं है, बच्चों को बैठने की संख्या पर्याप्त नहीं है। अगर कमरे आज हमारे पास होते, बन जाते, कायाकल्प विद्यालय है, कुछ काम आने का चल रहा है, हो जाता, तो हमारी यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती। मैं संक्षेप में केवल इतना कहूंगा, निश्चित समय आप लोगों का बहुत हो चुका होगा, ये कि समाज का विश्वास प्राप्त करना और केवल भाषण से नहीं होगा, कार्य करके दिखाना पड़ेगा। जब ही कार्य प्रारंभ हुआ है, बच्चों के अंदर उनकी स्थिति में सुधार होना शुरू होता है, अभिभावक और समाज अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, हर तरह का सहयोग करते हैं। जिम्मेदारियां बांटिए, अकेले लेकर के जिम्मेदारी चलिए। विद्यालय चलाना समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी मैं नहीं मानता। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की है, सरकार विद्यालय नहीं चला सकता। विद्यालय चलाने के लिए समाज को आना पड़ेगा। हमारा वहां पढ़ता है, हमने एक प्रयास और किया अपने अभिभावकों से। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000, 5000 रुपए तक फीस दें। आप यहाँ थोड़ा सा पैसा दे देंगे, विद्यालय ही बन जाएगा। लोगों ने दिया, बना भी, काम हो रहा है। इस तरह की सारी चीजें हैं और मुझको लगता है कि विद्यालय के विकास में समाज की अहम भूमिका और समाज को जोड़ने के लिए अति आवश्यक है विश्वसनीयता, समाज का विश्वास प्राप्त करना। समाज को दिखाएगा ये काम ठीक हो रहा है, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, व्यवसाय ही चल रही हैं, तो अर्थ संकट कहीं नहीं होता। अध्यापकों का मनोबल बढ़ता है, हम उनको विकसित करते हैं, उनको भी सम्मानित करते हैं। अधिकारियों को सही बात बताई जाएगी, चाहे बीएसए हो, ये बीएसए हो, जिलाधिकारी हो, उनके संज्ञान में जब हम सही बात विद्यालय के ले आते हैं तो उसका निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं और निराकरण होता भी है। ऐसा नहीं होता है, निराकरण भी होता है। सारे लोगों की रुचि भी विद्यालय की तरफ से होती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के समाज सहभागिता विद्यालय में बहुत आवश्यक है और हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया है। यही देख करके पूरे हमारे तहसील में अनेक विद्यालय, सरकारी इंग्लिश मीडियम के कई विद्यालय हुए, सब जगह एक तरह से कंपटीशन है, एक विद्यालय के दूसरे में स्पर्धा है कि हमारा विद्यालय कैसे डेवलप करे, हमारा नाम कैसे रोशन हो। इस तरह से करके सारे विद्यालय काम कर रहे हैं और अच्छी खासी प्रगति कंपटीशन के रूप में, स्पर्धा के रूप में विद्यालयों में देखने के आ रही है। कि हम प्लानिंग थी तो कोविड-19 के कारण कुछ दिक्कतें आ गई, नहीं तो सामूहिक प्रयास करके इसकी प्रतियोगिता भी कराने वाले थे कि हर विद्यालयों की एक संयुक्त प्रतियोगिता हो, एकेडमिक प्रतियोगिता हो, फिजिकल, इस तरह से हो ताकि और लोगों में विकास हो। एसएमसी के लोग भी काफी जागरूक हो रहे हैं, एसएमसी के लोगों ने काम जरूर ठीक से करना शुरू किया है, लेकिन एक दिक्कत जरूर आती है एसएमसी के लिए कि कभी कभी I think we are facing some technical glitch. People, please bear with us. लालजी तिवारी जी के नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ गई है। ऑनेस्टली बता रहे हैं, लालजी तिवारी जी के बारे में जब मुझे पहली बार जानकारी मिली थी, मुझे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिली थी कि मैं बता नहीं सकता। आज हम सबके लिए प्राउडेस्ट मोमेंट है, ऑनेस्टली सेइंग। और इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि इस पूरे 5 सेशन चले हैं, सुबह में भी 18 पैनलिस्ट थे हमारे साथ, 18-19 पैनलिस्ट, और 19 पैनलिस्ट में लालजी तिवारी जी कंक्लूड कर रहे हैं एक तरह से, और सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल वो दिखा रहे हैं कि कैसे समाज बदल सकता है। और राइट टू एजुकेशन में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की गई है। तो आई थिंक थैंक यू सो मच लालजी तिवारी जी। वो कनेक्शन मुझे लगता है कि वो दोबारा अभी नहीं जुड़ पाएंगे, अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मानता हूं कि अगर लालजी तिवारी जी जैसे अगर एसएमसी के हमारे अध्यक्ष हो जाए, एसएमसी के मेंबर्स हो जाए, समाज ऑनरशिप लेना शुरू कर दे। और मैं बार बार बोलता हूं कि शिक्षा जो है समाज का विषय है। सरकार की एक भूमिका है, सरकार रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकती है,
लेकिन समाज जब तक उसमें आगे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। राइट टू एजुकेशन हो या कोई भी एजुकेशन का एक्ट बना ले हम, एनईपी आया है, एनईपी को लागू करने का, इम्प्लीमेंटेशन का किसको लेना पड़ेगा जिम्मा? समाज को लेना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच।